नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। केरल से लेकर कर्नाटक तक हर जगह सियासी हलचल की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। बकरीद पर मुंबई की सोसाइटी में बकरे पर क्यों बवाल मचा है? एसआईआर पर सवाल उठाने वालों को सुप्रीम कोर्ट से क्या झटका लगा है? शुभेंदु सरकार के एक्शन के बाद अवैध घुसपैठियों में कैसे हड़कंप मचा और पोते के बर्थडे सेलिब्रेशन के बहाने लालू कैसे चले बिखर चुके इंडिया गठबंधन को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें जो केरल से आ रही है। केरल में इस वक्त भारी बवाल मचा हुआ है। केरल के पूर्व सीएम पी विजयन के घर पर ईडी की रेड को लेकर समर्थकों का आक्रोश फूट पड़ा है और ईडी की टीम पर हमला बोल दिया गया। गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए और शीशे तक तोड़ दिए गए। हालांकि ईडी की टीम डटी हुई है और छापेमारी की कार्रवाई जारी है। विजयन के घर रेड उनकी बेटी टी वीना की कंपनी एक्सोलॉजिकल और सीएमआरएल के बीच संदिग्ध लेन देन को लेकर हुई है। विजयन के 12 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। पूर्व सीएम विजयन भी तिरुवनंतपुरम के कन्नूर स्थित घर में मौजूद हैं, जहां ईडी की रेड इस वक्त चल रही है। घर के बाहर भारी संख्या में समर्थक जुटे हुए हैं और फोर्स भी तैनात है। ईडी की टीम घर के अंदर दस्तावेजों को खंगाल रही है। पूर्व सीएम विजयन ने कहा कि ईडी की छापेमारी से राहुल गांधी जैसे लोगों को संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी मेरे खिलाफ रेड ना होने पर सवाल उठा रहे थे। विजयन ने बीजेपी पर भी आरोप लगाए हैं। बीजेपी को भी आड़े हाथों के पी विजयन ने लिया है। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं तिरुवनंतपुरम में, जहां पर पी विजयन के घर पर रेड चल रही है। वो खुद इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं। ईडी की टीम बाकायदा वहां पर कई लोगों के साथ पहुंची है और जिस तरीके से ये पूरी रेड चल रही है उसके बाद से पी विजयन के समर्थकों में गुस्सा है, आक्रोश है और वो पी विजयन के घर के बाहर पहुंचे और इसके साथ साथ ईडी की टीम पर हमला कर दिया। ईडी की टीम जो जिस गाड़ी में आई थी उस पर किस तरीके से पथराव किया गया। पुलिस वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन समर्थक इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो रखे हैं। संवाददाता टी राघवन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, इस वक्त क्या सिचुएशन है? ईडी की टीम वहां पर पहुंची है, लेकिन ईडी की टीम पर इस तरीके से अटैक करना यह भी कहां तक जायज है और पी विजयन पर जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में भी डिटेल जानकारी दें। जी देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट कहा जा सकता है। एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल गया जब ईडी की टीम पिनराई विजयन के अलग अलग ठिकानों पर, एक्चुअली इसमें एक कंपनी जो है वो इन्वॉल्व है जिसमें उनकी बेटी का स्टेक है, ऐसा पहले भी कहा गया था और इस बारे में बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईडी की तरफ से की जा चुकी थी। उसके बाद जब आज ईडी की टीम वहां पर उनके अलग अलग जगहों पर उस कंपनी के एमडी के साथ साथ उनकी बेटी, चूंकि पिनराई विजयन के घर पर ही रहती हैं, इस वजह से पिनराई विजयन के घर पर भी अलग अलग ठिकानों पर जो है वो सर्च ऑपरेशंस के लिए ईडी की टीम आई थी। कुछ देर बाद हमने देखा कि वहां पर सीपीएम के जो समर्थक कार्यकर्ता हैं वो जमा होना शुरू हो गए। पहले उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जब प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं थी इस वजह से पुलिस ने वहां पर, जो स्थानीय पुलिस है, उन्होंने वहां से उन्हें हटाने की कोशिश की, तो वहां पर भी एक झड़प हुई थी। उसके बाद गुस्सा इतना ज्यादा उन लोगों का फूट पड़ा कि उन्होंने जो भी वहां पर ईडी से समर्थित जो भी गाड़ियां वहां पर थी उसको बुरी तरह से डैमेज किया और उसके बाद जो ईडी के प्रोटेक्शन के लिए वहां पर लोग खड़े थे उन पर भी बहुत कह सकते हैं कि उनके साथ हाथापाई की, उन्हें धमकी दी गई, वहां से जाने के लिए कहा गया। इन लोगों का लगातार ये कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस ने नेक्सस कर लिया है और सीपीएम के इस नेता को, बड़े नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब नेता प्रतिपक्ष भी चुने गए हैं। बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर कुछ मिनटों के लिए देखने को मिला, जिसके बाद फोर्स के साथ इस पूरी भीड़ को कंट्रोल किया गया। जब इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की रेड होती है, फिर चाहे वो हमने देखा पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हुआ था कि वहां पर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर किस तरीके से उनको बंधक बनाया गया था और यहां पर भी हम तस्वीरें देख रहे हैं कि ईडी की टीम पर किस तरीके से पथराव हुआ। क्या ईडी भी इस पूरे मामले में किसी तरीके का एक्शन लेने वाली है, एफआईआर दर्ज करवाने वाली है? और इसके साथ साथ पी विजयन ने यह भी कहा कि राहुल गांधी बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि पी विजयन पर रेड क्यों नहीं हो रही। जी बिल्कुल, देखिए, इसको अगर हम ये कहें कि पिनराई विजयन पर रेड हुई है ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि ये पूरा मामला सीएमआरएल कंपनी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनकी बेटी, जैसा हमने बताया, उनके जो दामाद हैं इलियास, उनका स्टेक है और उस रिलेटेड ये सारी कार्रवाई हुई थी। जाहिर तौर पर जब ये ड्यूटी पर तैनात ईडी के अधिकारियों कर्मचारियों पर अटैक किया गया है तो इस पर एक एफआईआर तुरंत दर्ज की गई है और पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ वहां पर शिकायत भी ली है, क्योंकि आइडेंटिफाइड हैं सारे लोग वहां पर
जितनी बड़ी तादाद में लोग थे जिन्होंने ये सारा इनिशिएट किया हमला, उन लोगों की पहचान भी की जा चुकी है, ऐसा त्रिवेंद्रम पुलिस कमिश्नरेट से पता चला, और उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इस बात का आश्वासन वहां की स्थानीय पुलिस ने दिया है। बिल्कुल राघवन, ईडी भी एफआईआर दर्ज कराएगी और इसके साथ साथ पुलिस भी कार्रवाई करेगी। हालांकि ये जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि पिनराई विजयन की बेटी को लेकर ये पूरा मामला है और यही वजह है कि ईडी ने रेड की है। ईडी अपना काम कर रही है और इस तरीके से ईडी ऑफिशियल्स को निशाना बनाना ये बेहद नाजायज है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं लखनऊ में दिन दिहाड़े फायरिंग की वारदात हुई है। प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई है। प्रॉपर्टी डीलर की हालत इस वक्त नाजुक है और सर के पास ये गोली लगी है। बाइक सवार बदमाश जिन्होंने गोली मारी वो वहां से फरार हो गए। तो ये लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाकायदा इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। दिन दिहाड़े ये फायरिंग की वारदात हुई है। एक प्रॉपर्टी डीलर के सर पर गोली मारी है। तस्वीरों में दिख रहा है कि दो लोग बाइक पर सवार होकर आते हैं। प्रॉपर्टी डीलर को उसके सर पे गोली मारी जाती है। उसके बाद ये सफेद शर्ट पहने हुआ ये शख्स बाइक पर बैठता है और वहां से फरार हो जाता है दूसरे शख्स के साथ। और जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर किसी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करता है उसी वक्त उस बिल्डिंग के बाहर ही सर पर उसके गोली मारी जाती है और बाकायदा ये चेहरा ढका हुआ है जो हमलावर वहां पर गोली मारने के लिए पहुंचा था और उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है ये देखना होगा, लेकिन कई राउंड फायरिंग की गई है। पहले एक राउंड फायरिंग की गई, उसके बाद जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर जमीन पर गिरता है वैसे ही उस पर फिर कई राउंड फायरिंग की जाती है। तो लखनऊ में दिन दिहाड़े अंधाधुंध गोलियां एक प्रॉपर्टी डीलर पर चलाई जाती है। बदमाश किस तरीके से बेखौफ होकर घूम रहे हैं उसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विशाल, दिन दिहाड़े इस तरीके की वारदात को अंजाम देना और प्रॉपर्टी डीलर के सर में गोली मारी गई है, इस वक्त क्या पूरा डिटेल अगर आप जानकारी दे पाए कि प्रॉपर्टी डीलर की सिचुएशन क्या है और इसके साथ साथ क्या इन बदमाशों को पुलिस फिलहाल इनको ट्रेस कर पाई है? गौनिका, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है क्या पुलिस उन तक पहुंच पाई है? तो फिलहाल अभी का जवाब है नहीं। अभी फिलहाल पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह को घेर करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं और अपने ऑफिस की तरफ आगे बढ़ते हैं, बदमाश मोटरसाइकिल पे आते हैं। एक बदमाश उतरता है और प्रॉपर्टी डीलर को एम करके गोली मारता है और वो गोली मारने के बाद रुकता नहीं है। जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर मौके पर गिरते हैं वैसे ही उनके ऊपर दोबारा गोली मारी जाती है और तीसरी गोली जो मारी जाती है वो सर के करीब, यानी कि पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी जाती है डेथ को इंश्योर करने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की किसी से ऐसी भला क्या दुश्मनी हो गई थी कि उस डेथ को इंश्योर किया जा रहा था बदमाशों की तरफ से। फिलहाल पर्सनल एनिमिटी का यह पूरा मामला लगता है, निजी दुश्मनी का यह पूरा मामला लगता है। पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया है इस पूरे मामले के खुलासे के लिए, लेकिन लखनऊ पुलिस के लिए बड़ा सवाल यही है कि प्रॉपर्टी डीलर को दिन दहाड़े लखनऊ में गोली मारने के पीछे वजह क्या हो सकती है। फिलहाल प्रॉपर्टी डीलर को जो लखनऊ का पीजीआई संस्थान है वहां पर एडमिट कराया गया है, लेकिन गोली चूंकि सर के बेहद करीब लगी है गौनिका, इसलिए प्रॉपर्टी डीलर की फिलहाल जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। डॉक्टर्स ने एक ऑपरेशन जरूर किया है, लेकिन अभी भी प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस की कई टीमें बना करके बदमाशों की धरपकड़ के लिए पूरे लखनऊ में नाकेबंदी बढ़ा दी गई है। लेकिन राजधानी लखनऊ में इस तरीके की वारदात को अंजाम देना यह बताता है कि बदमाशों के हौसले फिलहाल आज लखनऊ में बुलंद नजर आए हैं। अब लखनऊ पुलिस के सामने चुनौती उन बदमाशों को इंटरसेप्ट करना, उनको अंजाम तक पहुंचाना। बिल्कुल, यही उम्मीद की जाती है कि पुलिस जल्द इन बदमाशों को ट्रैक करेगी और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक के सियासी नाटक का क्लाइमैक्स आ गया है। कांग्रेस हाईकमान ने सीएम बदलने का फाइनल फैसला ले लिया है। बड़ी खबर है कि कल कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कल सिद्धरामैया राज्यपाल से मिलेंगे। उन्होंने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। कल सिद्धरामैया कैबिनेट के साथ आखिरी बैठक भी करेंगे। सिद्धरामैया की जगह कांग्रेस डीके शिव कुमार को कर्नाटक का नया सीएम बनाएगी। डीके शिव कुमार 30 मई को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। डीके अभी फिलहाल दिल्ली में मौजूद है और कल वो सीधे सिद्धरामैया के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल होंगे। सिद्धरामैया दिल्ली पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके साथ कई मंत्री और विधायक भी आए थे। सिद्धरामैया ये चाहते थे कि सिर्फ कैबिनेट रीशफल पर बात हो, सीएम बदलने पर बात ना हो, लेकिन राहुल गांधी ने सिद्धरामैया को क्लियर कट फैसला सुना दिया है। कल कई घंटे की बैठक चली और उस बैठक के बाद अब ये नतीजा निकलकर सामने आया है कि कर्नाटक का सीएम बदला जाएगा। कर्नाटक में डीके शिव कुमार सरकार के लिए कांग्रेस ने नया फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके मुताबिक कर्नाटक में 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसमें एक दलित, एक महिला और एक ओबीसी समुदाय से डिप्टी सीएम हो सकते हैं। दलित कोटे से जी परमेश्वर और प्रियांक खड़गे का नाम सामने आ रहा है।
वहीं ओबीसी कोटे से सिद्धरामैया के बेटे यतेंद्र सिद्धरामैया और एमबी पाटिल और ईश्वर खंडरे के नाम को लेकर फिलहाल चर्चा चल रही है। वहीं अल्पसंख्यक कोटे से केजे जॉर्ज, यूटी खादर और जमीर खान के नाम पर मंथन हो रहा है। हालांकि 3 में से एक डिप्टी सीएम महिला भी होंगी। तो कर्नाटक में डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे और इसके साथ साथ 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला कांग्रेस ने फिलहाल प्लान किया है। हालांकि आज जब सिद्धरामैया से इस्तीफे पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधी। सिद्धरामैया ने कहा कि वो इस पर कल बात करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान सिद्धरामैया को राज्यसभा भेजना चाहता है, लेकिन फिलहाल वो इसके लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि क्या सिद्धरामैया बगावत करेंगे या राहुल गांधी की बात चुपचाप मान लेंगे और इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री बदलने की खबरों के बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बेंगलुरु पहुंचे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर सुरजेवाला पिछले कई महीनों से सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार गुट के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जबकि नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा तेज हो गई है, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सत्ता परिवर्तन हो भी जाए तो पार्टी टूटे नहीं और सरकार स्थिर बनी रहे। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सुरजेवाला राज्यसभा और एमएलसी चुनाव के लिए कैंडिडेट की नई लिस्ट तैयार करने के लिए बेंगलुरु पहुंचे। सुरजेवाला को ये टास्क मिला है कि वो जाति समीकरण और किसको बनाने से फायदा या नुकसान होगा पार्टी को ये बताएंगे। इसे बारीकी से देखेंगे और हर नाम के साथ ये सभी चीजों की एक लिस्ट दोबारा बनाकर दिल्ली में आला कमान को बाकायदा एक रिपोर्ट सौंपेंगे। और इस खबर पर हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, इतना आसान तो नहीं रहा होगा सिद्धरामैया को किसके लिए मनाना कि वो सीएम पद से इस्तीफा दे दे और डीके शिव कुमार के लिए वो कुर्सी को खाली कर दे। क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई? क्या सीधे सीधे क्लियर कट फैसला सुनाया गया या फिर पूरी तरीके से मंथन हुआ? और इस वक्त सिद्धरामैया जो इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं, क्या लग रहा है, बगावत करेंगे या चुपचाप राहुल गांधी के फैसले को मान लेंगे? देखिए गोनिका, सिद्धरामैया का अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों का स्टैंड, तो वो लगातार कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी कहेंगे, जो हाईकमान कहेंगे, उसको वो मानेंगे। तो कोई बगावती सुर अभी तक उन्होंने अख्तियार नहीं किए हैं और वो लगातार इस स्टैंड पर कायम है कि राहुल गांधी जो उन्हें कहेंगे वो करेंगे। और इनफैक्ट कल की मीटिंग्स में भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो फैसला करेंगे वो उसको पूरी तरह से मानेंगे। तो बगावत की तो कोई बात नहीं दिखती है। हालांकि स्मूथ ट्रांजिशन हो, डीके शिव कुमार आसानी से अगले मुख्यमंत्री बने, इसको लेकर के जरूर कई बार लोग जो है सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि सिद्धरामैया डीके शिव कुमार को लेकर के जो है बहुत सहज नहीं थे वो। ऐसा भी इस तरह के कयास लगते हैं। लेकिन अब जो मोटा मोटी खबर है कि डीके शिव कुमार ही अगले मुख्यमंत्री जो है वो होंगे। शनिवार को ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो उनकी हो जानी चाहिए सूत्रों के मुताबिक। कल सिद्धरामैया साहब का इस्तीफा जो है वो हो जाना चाहिए। जैसा आपने भी बताया, 3 या 4 उप मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला है वो कांग्रेस आलाकमान ले सकता है, क्योंकि जातीय समीकरण को कांग्रेस पार्टी जो है वो ध्यान में रखना चाहती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो रिस्क है सिद्धरामैया को हटाने का, वो जातीय समीकरणों को बिगाड़ने का ही वहां पर बताया जा रहा है। अहिंदा पॉलिटिक्स जिस तरीके से सिद्धरामैया करते हैं, ओबीसी कोरबा कम्युनिटी जिसका 8% से ज्यादा का वोट है, उससे वो आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये तमाम चीजों को जो है रिफ्लेक्ट करना चाहती है अपने डेप्यूटी सीएम के चेहरे में। इसलिए एक डिप्टी सीएम बताया जा रहा है लिंगायत कम्युनिटी से होगा, एक डिप्टी सीएम मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। इस तरह का जो पूरा एक डिप्टी सीएम जो है दलित कम्युनिटी से और एक डिप्टी सीएम जो है वो ओबीसी कम्युनिटी से होगा। इसमें एक जो है वो महिला जो है वो हो सकती, महिला भी जो है वो जस्ट अकोमोडेट करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी समझती है कि ओबीसी और कोरबाज जो है उसमें मैसेजिंग सिद्धरामैया के जाने से बहुत खराब होगी। इस लिहाजा कांग्रेस पार्टी उनके बेटे को, यतेंद्र को डिप्टी सीएम बना करके वहां पर उस रिस्क को निगेट करना चाहती है या उस रिस्क को कम करना चाहती है। दूसरा, सिद्धरामैया को केंद्र की राजनीति में लाकर खासतौर से इस तरह की चर्चा है कि उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में बनाया जा सकता है। अभी खरगे साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन उनके पास 2 पद हैं। वो देश के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय, और दूसरी तरफ वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में। तो जो एक ऑफर उनको दिया गया है सिद्धरामैया को कि वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हों, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो कमान है वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की संभालें। हालांकि अभी तक जो सूत्र बता रहे
रहे हैं कि इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जब मीटिंग हुई थी तो सिद्धरमैया ने दो टूक कह दिया था कि दिल्ली आने का उनका कोई एम्बिशन नहीं है और वो देश की राजनीति की बजाय राज्य की राजनीति को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दुविधा ये है कि उनको सिद्धरमैया को एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट देना ही होगा, ताकि मैसेजिंग जो है वो सटीक तरीके से ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सके। ओबीसी की पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस पार्टी एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर चेहरे को डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से या अनसेरेमोनियस तरीके से नहीं हटा सकती है। लिहाजा पूरी कोशिश चल रही है कि सिद्धरमैया मान जाएं, दिल्ली की राजनीति में आ जाएं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पद है जो उनको ऑफर किया गया है वो संभाल लें। हालांकि सिद्धरमैया ने हमें जो सूत्रों ने बताया, उन्होंने पार्टी हाईकमान ने उन पर भी एक ये बात कल छोड़ी थी कि आप भी सोच लीजिए, हमारा ये ऑफर है आपके लिए, आपके पास कोई और अपने लिए विकल्प है तो आप उससे भी हमें अवगत कराएं। तो अभी इसको लेकर के सिद्धरमैया की तरफ से कोई कन्वे पार्टी को कुछ किया गया है, इसको लेकर के अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। ठीक है विजयलक्ष्मी, क्योंकि कई ऑप्शंस ओपन रखे गए हैं सिद्धरमैया के सामने कि अगर वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहते हैं राज्यसभा में, सारे ऑप्शंस उनके लिए खुले रखे गए हैं। हालांकि उन्होंने फिलहाल इस पर चुप्पी साध रखी, लेकिन जैसे आप बता रही है कि 4 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। अब तक जो फॉर्मूला सामने आ रहा था कि 3 हो सकते हैं, जो इससे पहले येदियुरप्पा की सरकार में भी थे, लेकिन जो 2 साल के लिए रहे थे। अब अगर 4 डिप्टी सीएम बनते हैं तो ये फॉर्मूला नया देखने को मिलेगा। सारे जातियों को साधते हुए कांग्रेस एक तरीके से 4 डिप्टी सीएम अगर वहां बना देगी, और इसके साथ साथ सिद्धरमैया अगर नहीं मानते हैं राज्यसभा जाने के लिए, तो और क्या ऑप्शंस उनके लिए कांग्रेस खोल के रखेगी? क्योंकि अब सीएम का पद तो उनसे लिया ही जाने वाला है, जो एक तरीके से फैसला उनको सुना दिया गया है। तो बड़ा चैलेंज है सिद्धरमैया को कन्विंस करना, और उनको कन्विंस कौन करने में कामयाब होगा? देखिए, उनको कन्विंस जो है वो राहुल गांधी ही कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी को वो बहुत मानते हैं। सिद्धरमैया जब मुख्यमंत्री बने थे, जब सरकार कांग्रेस की आई थी, तो उनको मुख्यमंत्री बनाने में एक बड़ी भूमिका जो है वो राहुल गांधी की थी। हालांकि अभी अगर डीके शिव कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, तो उनको मुख्यमंत्री बनाने में एक बड़ी भूमिका जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा की रहेगी। लेकिन सिद्धरमैया राहुल गांधी की बात नहीं टालेंगे। हालांकि ऑफर जो उनको राज्यसभा का दिया गया है, उसको लेकर के अभी उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी या उनके फैक्शन की तरफ से कोई बात नहीं आई है। लेकिन उनके बेटे को कैबिनेट में एडजस्ट करके डेप्यूटी सीएम देकर के कांग्रेस पार्टी जरूर कोशिश करेगी कि वो डायनेमिक। लेकिन अब ये देखना होगा, बिल्कुल ये देखना होगा कि राहुल गांधी उनको कन्विंस कर पाएंगे नहीं। विजयलक्ष्मी आप बने रहे हमारे साथ। वहीं सिद्धरमैया के करीबी आरबी देशपांडे का एक बड़ा बयान सामने आया। सिद्धरमैया कल सीएम पद से इस्तीफा देंगे, देशपांडे ने कहा है, और सिद्धरमैया आला कमान का फैसला मानेंगे। तो जिस पर अटकलें बार बार लगाई जा रही थी कि वो इस्तीफा कल दे सकते हैं, अब सिद्धरमैया के करीबी का ये बयान सामने आया। आरबी देशपांडे जो ये कह रहे हैं कि सिद्धरमैया कल सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और आला कमान का फैसला वो मानेंगे। नहीं, मौजूदा घटनाक्रम पर आप बड़े सीनियर लीडर हैं देशपांडे साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम? देखो, ऐसी है, देखो मैं अभी सीएम से मिलके आ रहा हूँ। सीएम साहब दिल्ली गए थे, दिल्ली से वापस आए, उन्होंने बोला जो हाईकमांड बोलेगा वैसा मैं करूंगा। अभी हाईकमांड से जो भी आदेश उनको आता है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। काफी लंबे समय से इस बात की चर्चा थी कि बहुत ज्यादा मनमुटाव है, अंदरूनी कलह, लेकिन अब आपको लगता है कि एक स्थिति में पहुंच गई है पार्टी और सरकार यहाँ पर कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको लगता है? नहीं, सरकार तो ठीक ही है, ठीक ही चलेगा। और जो डेवलपमेंट पॉलिटिकल हो गए वो हाईकमांड पर डिपेंड है ना। वो क्या डिसीजन लेंगे, वैसे वो सीएम साहब भी वैसे कदम डालेंगे। आप वरिष्ठतम नेताओं में से एक नेता हैं सर, तो आपको लगता है कि इस वक्त पर जो खबरें चल रही है कि स्टेप डाउन करने के लिए कहा गया है सीएम साहब को, ये पॉलिटिकली ठीक है? 28 के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा माना जाए? देखो, सीएम बहुत पॉपुलर लीडर है, लेकिन हाईकमांड क्या डिसाइड कर रहा है वो मेरे को मालूम नहीं। हाईकमांड सीएम ने बताया जो हाईकमांड डिसाइड करेगा मैं मानूंगा, इतना ही मेरे को मालूम है। आप भी ब्रेकफास्ट मीटिंग में तो कल शामिल हो रहे होंगे, सीएम ने बुलाया? नहीं, मैं नहीं शामिल हूँ, मैं शामिल नहीं हो रहा हूँ। 28 की तैयारी है, इसको हम मान के चलें सर, जो रीजिग हो रहा है 2028 के चुनाव के लिए पार्टी अपने आप को तैयार कर रही है? इन सब डेवलपमेंट को देखें तो ऐसा लगता है? नो, पार्टी कभी भी तैयार है, 24 घंटे तैयार है, उसमें कुछ सवाल नहीं है। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए सर, अगर ऐसी कोई बात? मैं क्यों बोलने वाला हूँ बदलो करके? मेरा क्या अधिकार है? मेरे को क्या अधिकार भी नहीं बोलने का। बदलो कर बोल नहीं है, इसको करो बोलने का भी अधिकार नहीं है। जो हाईकमांड हमारा करेगा वो हम मानेंगे।
और टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। टी राघवन, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक का फैसला दिल्ली में तो हो गया, लेकिन वो फैसला क्या वहां पर मान्य हो रहा है? आरबी देशपांडे तो ये कह रहे हैं कि जो आलाकमान कह रहा है वही सिद्धरामैया कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धरामैया के खेमे में कहीं विरोध के स्वर भी सुनाई दे सकते हैं, क्योंकि पार्टी में टूट भी ना हो ये भी मेक श्योर किया जा रहा है, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव भी है। जी देखिए, अब आज सुबह से अगर हम घटनाक्रम की बात कर लें तो जहां पर मैं मौजूद हूं, कावेरी, जहां सीएम का घर है, यहां पर कम से कम 40 से ज्यादा विधायक और वरिष्ठ मंत्री जो हैं उन्होंने अभी तक सिद्धरामैया से मुलाकात की है। जो सूचना हमें मिली अंदर से, एक ये बताया गया, जितने भी लॉयलिस्ट एमएलएज हैं उनका ये कहना है कि सिद्धरामैया को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, उन्हें ये सख्त रुख अपनाना चाहिए। और यहां तक कहा गया कि कुछ विधायकों ने यहां तक सजेस्ट किया कि हम लोग सब एक हस्ताक्षर कैंपेन चलाते हैं और जब विधायक दल की बैठक होगी तो पुरजोर तरीके से इस बात को रखा जाएगा कि हमारे नेता सिद्धरामैया हैं। लेकिन सिद्धरामैया ने इन सब में असहमति जता दी। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी को कुछ भी नहीं करना है, हाईकमान ने मुझे बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं और मैं ये मान रहा हूं कि मुझे हाईकमान की बात को, उनके आदेश का पालन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कल जब मैं ब्रेकफास्ट मीटिंग करूंगा सब बड़े नेताओं के साथ में, उस वक्त मैं अपनी राय रखूंगा। अभी वो लगातार चुप हैं, चाहे वो आरवी देशपांडे हो, चाहे वो एचके पाटिल हो। एचके पाटिल ने भी हमें ये बताया कि सीएम जो है वो चुप रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बता रहे हैं, हम उनके बारे में कंसर्न है और हम उनसे फिर मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर ये पता चल रहा है कि जो भी लॉयलिस्ट एमएलएस और मंत्री हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से सिद्धरामैया जो है इसके खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन सिद्धरामैया का जहां तक मूड है, उनका बॉडी लैंग्वेज है, हमने सुबह देखा जब वो पंडित नेहरू के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ पता चल रहा है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्हें स्टेप डाउन करना है। और हमें ये भी सूचना मिल रही है कि राजभवन से अपॉइंटमेंट के लिए भी यहां से सीएम कार्यालय से कॉल चला गया है। सुबह 10:30 बजे वो राजभवन जाकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। राघवन, लगभग जब से ये सरकार बनी है तब से यही कहा जा रहा था कि शायद 2.5 साल का फॉर्मूला होगा। उस वक्त भी डीके शिव कुमार इस बात पर अड़ गए थे कि वो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आलाकमान की बात मान ली थी, सिद्धरामैया को सीएम बना दिया गया था। अब क्योंकि उनकी बात को मान लिया गया है, ऐसा तो नहीं कि 2 साल बाद जो चुनाव होने वाले हैं उस पर असर हो सकता है? और सिद्धरामैया जो अब तक चुप हैं, अगर उनके विधायक इस तरीके से बार बार उन पर प्रेशर डालते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आलाकमान के फैसले के खिलाफ भी वो जा सकते हैं? कहीं ना कहीं विरोध के स्वर पार्टी के अंदर सुनाई दे सकते हैं, या फिर सिद्धरामैया मैनेज कर ले? देखिए, अभी तक जो अपडेट्स या फिर जो इनसाइड स्टोरीज हमें पता चल रही हैं सीएम के घर के अंदर से, इसमें तो बहुत साफ साफ संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि सिद्धरामैया ने ये तय कर लिया है कि अब इसमें कुछ और ज्यादा करने लायक उनके पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं, क्योंकि जिस तरह की तैयारी वो यहां से करके गए थे। एक जानकारी दे दे, बिल्कुल राघव, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक जानकारी दे दे। सुबह 10:30 बजे इस्तीफा देंगे सिद्धरामैया, कल सुबह 10:30 बजे राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटक की पॉलिटिक्स को लेकर। सिद्धरामैया जो कल डीके शिव कुमार के साथ दिल्ली में मौजूद थे, दिल्ली में कल जो आलाकमान के साथ उनकी बैठक हुई उसमें उन्हें कहा गया कि वो स्टेप डाउन कर दे, सीएम की कुर्सी छोड़ दे, और अब सिद्धरामैया कल सुबह 10:30 बजे इस्तीफा देंगे। राघवन, जी बिल्कुल, देखिए उससे पहले उन्होंने सारे जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं और जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ एक ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है। सारे मंत्री इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। आज डीके शिव कुमार को लौटना था दिल्ली से, लेकिन उन्होंने भी अपना प्रोग्राम बदल दिया और वो कल सीधे 8:30 बजे इसी जगह पर, कावेरी जहां पर मौजूद हैं, वो सीधे यहीं पहुंचेंगे और ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वहां पर हमें ये बताया गया है कि वो इस अपने जो फैसला किया है सिद्धरामैया ने पद से हटने का, सीएम पद को छोड़ने का, उसकी वो चर्चा करेंगे। हालांकि इसमें एक बात और है गौनिका, कि ये अभी तक तय नहीं किया है सिद्धरामैया ने कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में कोई रोल लेना है या नहीं। जो प्रस्ताव दिया गया है हाईकमान की तरफ से उसमें ये कहा गया कि वो राज्यसभा चाहे, और जो प्रस्ताव है ये है, प्रपोजल ये है कि उन्हें एलओपी भी बना जाएगा राज्यसभा में, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। लगातार उस पर मंथन किया जा रहा है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में कोई रोल लेंगे या नहीं। किसी भी हालत में वो ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद अपने सारे मंत्रियों के साथ एक बार धन्यवाद उन्हें करते हुए, और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वो राजभवन जाएंगे जो करीब यहां से 1.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद वहां पर लोक भवन में अपना इस्तीफा देने के बाद आकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो पूरी विस्तार से अपनी जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में बताएंगे और क्या उनका राष्ट्रीय राजनीति में कोई रोल रहने वाला है ये बताएंगे। ये जरूरी है, उनका यहां से दिल्ली की तरफ चला जाना यहां की सरकार के लिए, पार्टी के लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अगर वो यहां रहेंगे तो फिर पावर सेंटर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। उसमें पार्टी को भी और डीके शिव कुमार को भी काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनके ना चाहने के बावजूद भी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये लगातार उनको
उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वो ऑफर को स्वीकार करें और यहां से राज्यसभा की तरफ चले जाएं, जैसा हमने बिहार में होते हुए देखा था। राघवन, अगर आप बता पाए कि इनसाइड स्टोरी क्या रही? डीके शिव कुमार की जिद मानी गई, सिद्धरामैया को इसीलिए स्टेप डाउन करने के लिए कहा गया, या फिर आगे के चुनाव को देखकर ये किया गया? क्योंकि एक ओबीसी चेहरे को हटाकर उसके बाद डीके शिव कुमार को एज सीएम नियुक्त करना, 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला फिलहाल लाया जा रहा है। इनसाइड स्टोरी क्या रही? क्यों सिद्धरामैया को हटाया गया? जी देखिए, 23 में ये बहुत क्लियरली इन दोनों के बीच में एक पावर शेयरिंग फार्मूला का पैक्ट हुआ था। हालांकि वो वर्बल था, कुछ भी वहां रिटर्न नहीं था लेकिन उसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, क्योंकि जब ये बातचीत चल रही थी तब सोनिया गांधी हिमाचल में शिमला में हॉलीडे पर थी और उस वक्त ये बताया गया हमें कि प्रियंका गांधी के फोन पर स्काइप कॉल कर डीके शिव कुमार ने ये कहा था कि मुझे कहा जा रहा है कि अभी मैं सीएम नहीं बनूंगा, मुझे 2.5 साल इंतजार करना होगा। उस वक्त सोनिया गांधी ने उन्हें ये वादा किया था कि आप सही समय पर आपको इस बात का इनाम मिलेगा, क्योंकि उनकी मेहनत थी। 2023 के चुनाव का अगर हम देख लें तो जो भी स्ट्रैटेजी की गई थी, जो भी तरह से जिस तरह से पे सीएम का कैंपेन चलाया गया था, जो करप्शन की बातों को आगे किया था, उसमें डीके शिव कुमार का एक बहुत बड़ा, और यही वजह है कि लॉयल्टी का इनाम दिया गया। जो मेहनत डीके शिव कुमार की तरफ से की गई थी उस वक्त चुनाव में, उसका इनाम अब उन्हें मिला है 3 साल बाद। बहुत बहुत शुक्रिया राघवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबर मुंबई से। बकरीद से मुंबई में जगह जगह बवाल हो रहा है। सोसाइटी में कुर्बानी के लिए टीन शेड बनाने को लेकर हंगामा हो रहा है। मीरा रोड, गोरेगांव से लेकर घाटकोपर तक गदर मचा हुआ है। घाटकोपर की सागर पार्क सोसाइटी में बकरा रखने के लिए शेड बनाया गया है, जिस पर हिंदुओं ने आपत्ति जताई। मौके पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी पहुंच गए और सोसाइटी के बाहर जमकर नारेबाजी की। सोसाइटी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बीएमसी ने मुसलमानों को सोसाइटी के अंदर कुर्बानी की परमिशन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लोग अपने बकरों को लेकर बाहर निकलना शुरू हो गए। इस वक्त हम सागर सोसाइटी के ठीक बाहर है, जहां पर बकरे रखे गए और विरोध लगातार यहां कर रहे हैं लोग। आप लोग से परमिशन नहीं ली गई थी यहाँ पे बकरे खरीदने? नहीं, हम लोग को परमिशन लिया नहीं गया था। खाली बीएमसी से मालूम पड़ा कि सोसाइटी के लेटरर्स का मिसयूज किया गया है। किसी को मालूम नहीं है। हमें देखो, उनकी कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनको क्या है, हाईकोर्ट का ऑर्डर फॉलो करना चाहिए और बीएमसी जो भी जगह जहाँ भी देवे वो प्रोवाइड करना चाहिए। कभी शेड बनाना कब शुरू किया था? ये लोग ने 8 दिन से ऊपर हो गए हैं। आप लोग ने रोका नहीं जाके? हम लोग उनसे हर बार निवेदन करते हैं, हर साल रिक्वेस्ट करते हैं पर्सनली जाके कि आप मत कीजिए, हमारे धर्म की भावनाओं को आहत मत कीजिए, पर वो लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम कमेटी मेंबर है, हम लोग को पूछा भी नहीं कि आपका नाम क्या पूरा? रमेश ठक्कर। हाँ, तो आप कमेटी मेंबर हो के पूछा नहीं गया? नहीं, मीटिंग ही नहीं बुलाते, अपने अब जाके देख के आते हैं। अभी क्या तय हुआ है? अभी तय तो हुआ है कि यहाँ पे कुर्बानी नहीं होगी। सारे बकरे हम लोग बोल रहे कि इधर मत काटो। गाड़ियाँ अंदर है और उन लोग चाहते हैं कि सबको बकरा लेके या तो खुद लेके जावे या तो बीएमसी उठा के लेके जाएगी। इन लोग का परमिशन रिजेक्ट हो गया है बीएमसी में। बिल्कुल, परमिशन जो है रिजेक्ट हो गई है। और यहाँ पर ये सारे सोसाइटी के लोग जो कह रहे हैं कि इस तरीके से उन्हें कई बार थ्रेट भी किया जाता है या लगातार वो इस जो वायलेशन है स्लॉटरिंग करने की परमिशन ना होने का, उसको लेकर पुरजोर तरीके से वो विरोध करते रहे, लेकिन कभी भी उनकी सुनी नहीं गई। लेकिन इस बार पूरे के पूरे बकरे जो अंदर है वो सब बाहर निकाले जाएंगे, ये तय हुआ है। और इसको लेकर जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं उन्होंने आवाज उठा रखी है। और इसी बीच सागर पार्क सोसाइटी पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि सोसाइटी में 31 बकरे थे, जिनमें से 23 बकरों को बीएमसी ने अपने कब्जे में ले लिया है, बाकी को निकालने का काम चल रहा है। जिस तरह से यहाँ मुसलमानों ने कुर्बानी के लिए शेड बनवाया, उससे सोसाइटी के हिंदू काफी डरे हुए थे। रहने वाले हिंदू डरे हुए हैं। कल रात को भी वापस उनको धमकियां दी गई। पुलिस अधिकारी को मैंने कहा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 31 बकरे रखे थे, उसमें से 22 के करीब बकरे महापालिका ने अपने कब्जे में लिए। मेरे सामने भी कुछ बकरे बाहर निकाले हैं। महापालिका के अधिकारी को और पुलिस को मैंने स्पष्ट भाषा में कहा है कि ए विंग में परमिशन नहीं, बी में नहीं, डी में नहीं, यहाँ कुर्बानी नहीं होगी। एक बहुत स्पष्ट बात है। अगर गलत फहमी ने कुछ गलत कागजात किसी ने दिए होंगे, कुर्बानी नहीं होगी। मुंबई शहर में महापालिका में सभी उचित जगहों पर कुर्बानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ के लोगों को पुलिस ने बताया, महापालिका ने बताया, मैंने भी कहा है
आपकी धार्मिक विधि है, जरूर कुर्बानी की जगह महापालिका उनको देगी, वहाँ कुर्बानी हो, लेकिन धर्म के नाम पर हिंदू भावना की कोई कुर्बानी देना चाहेगा तो वो हमें मंजूर नहीं है। जो अधिकारी मत। तो वही सोसाइटी के एफजीएच विंग के अध्यक्ष मोइनुद्दीन चौधरी ने कहा कि फिलहाल सारे बकरे हटा लिए गए हैं, कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक ही कुर्बानी होगी। कि भाई यहाँ नहीं करने का है, अभी कोर्ट जो फैसला करेगा वो करेंगे, जो वो बोलेगा वो वहाँ करेंगे। अभी कितने बकरे हैं? अभी कोई बकरे नहीं है, सारे बकरे निकल, सारे बकरे निकल 8 बकरे अभी भी अंदर। हाँ, तो उसका परमिशन जो है आई विंग का कुर्बानी को लेकर मुंबई में भयंकर तनातनी का माहौल है। गोरेगांव की सोसाइटी में भी बवाल हो रहा है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने कैंप्स में कुर्बानी के खिलाफ अपना विरोध जताया, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। गोकुलधाम के सैटेलाइट गार्डन के कंपाउंड में कुर्बानी के लिए एक शेड बनाया गया है। इस शेड पे बकरे बांधे गए, जिससे लोग नाराज हैं। सोसाइटी के अंदर कुर्बानी का विरोध करते हुए बीजेपी पार्षद ने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है। बीजेपी पार्षद ने अपनी शिकायतों में नियमों का हवाला देते हुए ये मांग की है कि आवासीय सोसाइटी के भीतर कुर्बानी देने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। लास्ट ईयर मैडम ने यहाँ परमिशन दी गई थी, वो कैंसिल कराई थी, और ये साल भी वैसे ही होगा। अगर परमिशन दी है और खुले में बकरे कटते हैं तो कैंसिल होगा और यहाँ पूरा गोकुलधाम होगा। गंदगी भी होती है, बीमारियाँ भी फैलती हैं, तो एटलीस्ट जो भी करो प्रोटेक्ट करके एक साइड शेड में, जहाँ पर बीएमसी सबको हेल्प करती है, सबको सपोर्ट करती है, सबको जगह देती है, तो हम ओपन में क्यों ये सब काम कर रहे हैं? और मन को विचलित कर दे वैसे दृश्य दिखते हैं इनकी विंडो से सर। और इसी खबर पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर भीसे, राजेश कुमार, दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजेश, क्या ये जिद है कि सोसाइटी में ही आपको बकरों के शेड बनाने हैं, उनको वहीं पर रखना है, वहीं पर आपको उनकी कुर्बानी देनी है? जो स्लॉटर हाउसेस है वहां पर क्यों कुर्बानी के लिए लोग नहीं मान रहे हैं? और ये कैसी जिद है? एक के बाद एक सोसाइटी से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और राजेश, क्या वहां पुलिस पहुंची है? गोनिका, हर एक सोसाइटी की कहानी अलग है। मैं गोरेगांव में हूं, गोकुलधाम में ये आजाद नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और यहां पर जो कहानी है वो मैं पहले बताऊं, पहले उस तस्वीरें दिखा दूं। पुलिस मौजूद है यहां पे, सोसाइटी के बाहर भी पुलिस मौजूद है, सोसाइटी के अंदर भी पुलिस मौजूद है, और जो यहां के रेजिडेंट्स हैं वो भी मौजूद है। यहां पर जो आजाद नगर सोसाइटी के लोग, उनका कहना है कि उनकी सोसाइटी में 4 विंग है, जिसमें सी विंग, उसमें मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, और उन्होंने परमिशन ली थी और इस वजह से उन्होंने बकरे यहां पे लाए थे, और बीएमसी ने उन्हें परमिशन भी दी थी, और परमिशन की कॉपी भी दिखाते हैं। इसी बात से वो बिफरे हैं कि परमिशन पहले दी गई, और अब जब जो ताजा खबर आ रही है गोनिका, उसमें बताया जा रहा है कि मौखिक रूप से बीएमसी ने कह दिया है कि आप यहां पे स्लॉटरिंग नहीं कर सकते, आप यहां पे कुर्बानी नहीं दे सकते। और इसके पीछे वजह है शिकायतें, जो शिकायतें बीएमसी तक पहुंची, पुलिस तक पहुंची। उसमें यह कहा गया कि यहां पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यह कहा गया कि यहां पे एक मंदिर है, और साथ ही बगल की सोसाइटी, यानी कि इस सोसाइटी के लोग नहीं, बगल की सोसाइटी के लोगों ने कंप्लेन किया कि जब वो अपनी खिड़की खोलते हैं तो विचलित करने वाले दृश्य दिखते हैं, और इस वजह से बवाल बढ़ा। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हुई, यहां की लोकल नगर सेवक हैं वो आई, और उसकी जब शिकायत हुई तो बीएमसी ने फिर से अपने परमिशन को रिव्यू किया, और मौखिक तौर पर बीएमसी ने इस सोसाइटी को कह दिया है कि यहां पे स्लॉटरिंग नहीं होगी, यहां पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी। जो बीएमसी ने जो जगह पास में डेजिग्नेट किया है वहां पर जाना होगा। लेकिन अभी भी लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 30 सालों से यहां पर कुर्बानी दी जा रही थी, एकाएक पिछले 2 सालों से यहां पे विवाद खड़ा किया जा रहा है। इनका कहना है कि सोसाइटी के जो हिंदू हैं वो शिकायत नहीं करते, लेकिन बीजेपी के लोग आके शिकायत करते हैं, साथ ही पास की सोसाइटी के लोग शिकायत करते हैं। लेकिन इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच में खबर यही है कि बीएमसी ने जो परमिशन पहले दी थी इन्हें यहां पर बकरे रखने की और कुर्बानी देने की, वो मौखिक तौर पे वापस ले ली है। पुलिस के इंतजाम है यहाँ पे, क्योंकि रह के माहौल खराब होता है, कई बार हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और माहौल खराब होता है। बिल्कुल राजेश, सवाल भी ये उठता है कि बीएमसी ने परमिशन क्यों दी? समीर, क्या इस तरीके के परमिशन जिस सोसाइटी पे आप मौजूद है वहां पर भी दी गई? और हिस्ट्री क्या रही है? क्या इन सोसाइटीज में पहले भी इस तरह की कुर्बानियां होती रही हैं, या ये पहली बार ऐसा माहौल बना है? और बीएमसी अगर परमिशन देती है तो किस लिहाज से परमिशन देती है? क्योंकि सरकार ने तो इनकार कर दिया है कि इस तरीके का कोई भी कुर्बानी पब्लिक प्लेसेस पर नहीं होगी, सिर्फ स्लॉटर हाउस में होगी। बिल्कुल, यहाँ की अगर हम सागर पार्क सोसाइटी की बात कर ले तो यहाँ पे हमेशा से ही परमिशन मिलती रही है। जिस तरह की जानकारी यहाँ के जो चेयरपर्सन है मोहिद्दीन
चौधरी उन्होंने हमको दी। हम सोसाइटी एक बार दिखा देते हैं। सागर पार्क सोसाइटी है, जहाँ पर सुबह से हंगामा रहा इस बात को लेकर कि F, G और H ये जो 3 विंग है, वहाँ पर जो बकरे लाए गए हैं काटने के लिए, स्लॉटरिंग के लिए, उनको परमिशन नहीं है। उनकी परमिशन कल बीएमसी ने देर रात रद्द कर दी थी, क्योंकि वहाँ के रहने वाले, विंग के रहने वाले कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी। उसके बाद सुबह सारे जो बकरे हैं लगभग यहाँ से ले जाए जा चुके हैं, और दूसरी एक जगह जो है बीएमसी की ओर से अलॉट की गई है, जहाँ पर कल स्लॉटरिंग होगी। लेकिन एक दूसरी और विंग है इसी सोसाइटी की, वो है आई विंग। वहां पर 12 बकरे रखने की परमिशन दी गई, जो ली गई थी वो वैसी ही है, क्योंकि वहां के में से किसी भी व्यक्ति ने अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। अभी हम मोहिउद्दीन चौधरी हैं जो FG और H के चेयरपर्सन है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्यों ये परमिशन आप लोग ने ली थी, प्रॉपर तरीके से आपको मिल गई थी? आप एजीएम हमारे पास 2009 का एजीएम में भी पास रूल है, ये काफी है उसका, कुर्बानी कर सकते हैं, हर फेस्टिवल होता है। देखो इसका ठीक है, बिल्कुल परमिशन वहाँ के लोग दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें परमिशन मिली थी, लेकिन इस बार परमिशन को मौखिक रूप से, जैसे राजेश बता रहे हैं, कि रद्द कर दिया गया है। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनकी बात को मान लिया गया। जहां कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाई लोगों ने, वहां पर परमिशन दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर एसआईआर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एसआईआर को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने एसआईआर की प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना चुनाव आयोग का वैधानिक कार्य है, और उसे निष्पक्ष और शुद्ध करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कराया गया एसआईआर पूरी तरह से वैधानिक है, और चुनाव आयोग ने किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले एसआईआर कराया गया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हुआ, हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बंगाल चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराया गया। इसके खिलाफ खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट को पहुंच गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया है। अब आगे विपक्ष की क्या रणनीति होगी, सुनिए आरजेडी सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं। बंगाल में जो लाखों लोग येट टू बी क्लियर्ड, जिनके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ही एक न्यायाधीश ने कहा था, इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की भी टिप्पणी आया करेगी। फर्ज कीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि उन लाखों में से सिर्फ 1000 प्रक्रिया में साफ होके आते हैं कि वो एलिजिबल थे, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था। कौन उसकी भरपाई करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन का सब। एक बार विपक्ष के पास सारी पार्टियां बैठेंगी और उसके बाद देखेंगे कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से निर्देश की गुंजाइश देखते हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एक वीडियो जारी किया। ज्ञानेश कुमार ने वोट के जरिए राष्ट्र सेवा की अपील की है। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया है, लेकिन एसआईआर जरूरी क्यों है, इसका सबूत पश्चिम बंगाल से आ रहा है। बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एसआईआर का हंटर चला है, और अब शुभेंदु सरकार के एक्शन से घुसपैठियों के बीच खलबली मची हुई है। मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक घुसपैठियों को पकड़कर उन्हें होल्डिंग सेंटर्स में रखा जा रहा है। बंगाल सरकार के इस एक्शन से घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। घुसपैठिए बोरिया बिस्तर समेटकर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। कल करीब 200 बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेश लौटने के लिए हकीमपुर चेकपोस्ट पहुंचे थे, लेकिन कानूनी उलझनों की वजह से इनमें से 110 लोगों को वापस बांग्लादेश नहीं भेजा जा सका। इन सभी 110 घुसपैठियों को नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट में पथेर साथी नाम के गेस्ट हाउस में रखा गया है। बीएसएफ कानूनी प्रक्रिया में लगी हुई है। जैसे ही वो पूरी हो जाएगी, इन घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। वहीं आज हकीमपुर चेकपोस्ट पर कई और बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुंचे थे। राज्य के अलग अलग हिस्सों से वहां पहुंचे थे। कई तो ऐसे हैं जिनके पास भारत का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड समेत तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं।
ये लोग सालों से बंगाल में रह रहे थे और सरकार की सुविधाओं का फायदा भी उठा रहे थे, लेकिन एसआईआर में इनका नाम नहीं आया और अब शुभेंदु सरकार की सख्ती के बाद ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने देश वापस भाग रहे हैं। बांग्लादेश के खुलना से आए थे एक परिवार जो छोटे जब थे तभी आए थे और उसके बाद इसी जगह पे बस गए और इसी जगह पे रहते थे, लेकिन अभी एसआईआर में नाम कटने की वजह से वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। क्या था कहानी पूरा जानेंगे। आपका नाम क्या है? महफूजा बीबी। महफूजा बीबी, आप कहाँ पर रहते थे? बिराटी, दमदम बिराटी। क्या काम करते थे? बर्तन धोना, घर मुसा। बर्तन धोना। तो ये कब आए थे आप? मैं आया जब मेरा 10 साल का। 10 साल। कौन लेके आया था? उम्र था। बाबा माँ। आपके पिता माता लेके आया। तो यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट है? क्या क्या डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड, आई कार्ड, रेशन कार्ड, वैसे की बोले, वोटर कार्ड, सब कुछ है। फिर अभी जो ये सरकारी योजना मिलता था, लक्ष्मी भंडार, ये सब मिलता था आपको? हाँ मिलता। अच्छा, तो क्या बताना चाहेंगे? तब वापस क्यों जाने चाहते हो अभी? अभी नतून सरकार आया, वो नहीं रखेगी। एसआईआर में नाम है ना? नाम कट गया? कट गया। एसआईआर में नाम कट गया। अच्छा, इसी वजह से जा रहे हो? हाँ। अच्छा, तो ये जितने भी सुविधा मिलता था, वो सुविधा क्या आखिर तक मिलता रहा? कुछ दिन पहले तक लक्ष्मी भंडार मिलता था? नहीं मिला। नहीं रेट नाम कट गया। नाम कट गया। नाम कटने की वजह से नहीं मिला। तो आप वोट डालते थे? किसको वोट डालते थे आप? वोट डालते थे ना हर साल? हाँ डाल। अभी अपन ममता से ना सीपीआर के जानी अभी नंबर बजाते जाने वो पर्सनल मैटर है। तो किसी एक को वोट डालते थे ना? हर साल वोट डालते थे। लेकिन 2002 में लिस्ट में नाम नहीं था। मैं बात कर रहा था। तो आपका नाम तो 2002 लिस्ट में नहीं था ना? तो कोई तो नहीं नाम कटे से। अच्छा, तो इसलिए वापस जाना चाहते हैं? अच्छा, कहाँ घर है आपका? कोথায়? यहाँ पर कहाँ रहते थे? बांग्लादेश में कहाँ घर? ওইখানে বিরাটি দমদম। अच्छा, और बांग्लादेश में? खुलना जिला। अच्छा, एसआईआर में नाम कटने की वजह से जा रहे हो? हाँ। घुसपैठियों ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के जमाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें रहने की जगह भी मिल जाती थी, काम धंधा भी मिल जाता था, सरकारी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही उनका जीना मुश्किल हो गया। इसीलिए अब वापस लौटने में ही उनकी भलाई। থাকতে কি কাজ করতো ওখানে? লিভার। কি কত বছর আগে গিয়েছিলে? বেশি না, 5-6 বছর আগে। কোনো কাগজপত্র আছে? নেই না? এখন কি বাংলাদেশে ফিরে যাবে? তো এইখানে হঠাৎ করে আসলে কি 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 পরিকল্পনা কি? সরকার যখন ঘোষণা দিচ্ছে ওই জন্য এসছে এখানে, এখন রিটার্ন যাচ্ছে লোকজন। আচ্ছা, ওই জন্য এখানে এসছে, এখন রিটার্ন যাবো। কোথায় বাড়ি? কোথায় বাংলাদেশে? বাংলাদেশে কোথায় বাড়ি? বাড়ি যাচ্ছে তোমার 13 খাদা। কি নাম তোমার? রবি সরকার। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ ओंकार सरकार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, जिन सुविधाओं का फायदा, जिन पर अधिकार देश के लोगों का है, वो सुविधाएं, वो फायदा पड़ोसी मुल्क से आए हुए ये घुसपैठिए ले रहे थे और अब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि घुसपैठियों को वहां से निकालेंगे। अब लग रहा है कि तस्वीर बदलेगी बंगाल में। जी जरूर, अब लग रहा है कि बंगाल का तस्वीर बदलेगा, क्योंकि इस एसआईआर में जिन लोगों का नाम कट गया था, यानी कि जो अवैध तरीके से भारत में कुछ साल पहले आए थे, उनका नाम जब एसआईआर से कट गया है और अब वो वापस अपने देश यानी कि बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहा है। मैं कोई विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कई बांग्लादेशी है जो पिछले कई सालों में यहाँ पर आए थे भारत में, कोई चोरी छिपे तो कोई दलाल के जरिए से वो भारत में आए थे और भारत में आते हुए यहाँ पर लगातार इसी जगह पर भारत पे ही रहते थे और जो भी सुविधा है वो सुविधा भी यहाँ का उठाते थे। काफी सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करने जानेंगे। কি নাম? তাসলিমা। আচ্ছা তাসলিমা, আপনার বাড়ি কোথায়? बांग्लादेश। बांग्लादेशे कोথায়? যশোর जिला। যশোর जिला। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास डॉक्यूमेंट है, भारतीय डॉक्यूमेंट? ना ना ना। बनाने की कोशिश किए? ना नहीं किए। किसके पास है? এমনি এমনি থাকতে? তো কোনো সরকারি সুযোগ পেতে? না। সুযোগ পেতে না। কতদিন আগে এসেছিলে? কিভাবে এসেছিলে? এই 1 বছর গেছি। কিভাবে এসেছিলে? এমনি নিজে নিজে গেছি। কোনো কাউকে দালালকে টাকা পয়সা দিতে হয়েছিল? না না, আমি কিভাবে এলে? কোথা দিয়ে এলে? আমি তো হাকিমপুর পারে হয়েছি। হাকিমপুর নৌকা পারে। হাকিমপুর।
ओंकार, इनके पास तो डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आधार कार्ड, आईडी कार्ड लेकर बैठे हैं, वोटर कार्ड उनके पास है और बाकायदा वो लोग वोट तक करते थे। बहुत हैरानी की बात है कि कैसे इनके डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते थे, कितनी आसानी से बन जाते थे। और कोई ऐसा जिससे आप बात कर सकते हैं, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो, जो दिखा पाए? गौनिका, इसी एक शख्स के साथ हम लोग बात करेंगे। दीदी की नाम? महफूजा बीबी। दीदी, आपके पास तो सभी डॉक्यूमेंट है, हाँ, तो आप वापस क्यों जा रहे हो? ডকুমেন্ট আছে তা এখন এই দেশের নাগরিক না, আমরা এখন থাকতে পারবো না, ওগুলো দেশে চলে আসছে। কি কি ডকুমেন্ট আছে? আমার কাছে আছে আধার কার্ড, প্যান কার্ড। না, আমি এখানে আনিনি। কোথায় আছে? আমি ওখানে রেখে এসেছি। কি আছে তোমার কাছে ডকুমেন্ট? আই কার্ড, আধার কার্ড। ভোট দিতে? হ্যাঁ। কবার ভোট দিয়েছো? দুবার দিয়েছি আমি। দুবার ভোট দিয়েছো? কাকে ভোট দিয়েছো? আমি কাকে দিয়েছি কি সেটা বলতে পারবো। अच्छा, तो इनके पास ये महफूजा बीबी है, तो इनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है और ये वोट भी डालते थे। और यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बांग्लादेश वापस जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा जाके बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि काका कतदिन आगे एসেছিলে? আর বলতে পারছি না, শরীর ভালো না, ভালো লাগছে না, শরীরটা ঠিক নাই, বলতে পারছি না। আচ্ছা, কতদিন আগে এসেছিলে সেটা তো ওই 40 বছর হয়ে গেছে। ডকুমেন্ট গুলো কি হয়েছে? এখানে এনেছো না রেখে দিয়ে এসছো? সব ফেলে দিয়েছি। ফেলে দিয়ে এসছো? হ্যাঁ। কি কি ডকুমেন্ট ছিল তোমার কাছে? সবকিছু ছিল, কি কি? वोटर कार्ड से शुरू करे सब ছিল, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड। बिल्कुल ओंकार, ये तो आज की तस्वीर है। कल भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी और आने वाले दिनों में भी लग रहा है कई बड़ी संख्या में घुसपैठिए वहां पर पहुंचेंगे, जो अब बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जाएंगे जैसे ही उनका प्रोसीजर वहां पर कंप्लीट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार हमारे साथ जुड़ने के लिए।